आज एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ही पूरे क्लास के अंदर ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको जानना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, एंड फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इतना ही आपको जानना है। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखना स्टार्ट करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव्स which are produced, electromagnetic waves are the waves which are produced due to the change in electric field E, which are produced due to the change in electric field E and magnetic field B sinusoidally, and magnetic field B sinusoidally, साइनोसोडल समझते हैं ना, जो साइन वेव या कॉस वेव को फॉलो करे उसे साइनोसोडल वेव कहते हैं। साइनोसोडली एंड प्रोपागेटिंग थ्रू स्पेस सच दैट, एंड प्रोपागेटिंग थ्रू स्पेस सच दैट, प्रोपागेटिंग थ्रू स्पेस सच दैट the two fields are perpendicular to each other, the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave. The two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave. तो ये सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड and perpendicular to the direction of wave, this is electric field. और ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? This is lying in a plane called as XY plane. तो ये ब्लैक से जो मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज लाइंग इन XY प्लेन में, ये लाई कर रहा है। अभी मैं एक दूसरा वेव बना रहा हूं जो कुछ इस प्रकार से है। अब इसके अंदर जो वेव लाइंस हैं या ये जो लाइंस बनाई गई हैं, दिस इज इन विच प्लेन? दिस इज इन XZ प्लेन। ये किस प्लेन में है? XZ प्लेन में है। ये जो फील्ड है ये XZ प्लेन में बन गया। XZ प्लेन इज दैट प्लेन जो यहां से इस प्रकार से क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो ये जो आपका Z है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये उस प्लेन में बना है। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस प्रकार से जब दो फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो जो तीसरा फील्ड लाइन है या तीसरा जो प्लेन है दैट इज YZ प्लेन, उसमें जो वेव प्रोपागेट करता है दिस वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को आप क्या बोलते हैं? दिस वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? हेडिंग डालें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इसके नीचे आप लिखें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। एन ऑसिलेटिंग चार्ज, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटिंग चार्ज। एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटिंग चार्ज, full stop. An oscillating charge, full stop. An oscillating charge produces an oscillating electric field in space. An oscillating charge produces an oscillating field in space, which produces an oscillating magnetic field. Oscillating charge produces oscillating electric field in space, comma, which produces oscillating magnetic field, which produces oscillating magnetic field, which in turn produces oscillating electric field, and so on. तो oscillating charge जो कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड से वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। याद है आपको LC ऑसिलेशन हमने देख रखा था। इस प्रकार का जहां कहीं भी ऑसिलेशन होता है चार्ज का या एनर्जी का कंजर्वेशन, तो उस जगह पे आपको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है।
दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड, आगे लिखें फुल स्टॉप, दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produces electromagnetic wave having frequency mu is equal to 1/2 pi under root LC। याद आ रहा है ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC, यहाँ पे पढ़े थे LC ऑसिलेशन में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC के बराबर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। तो LC ऑसिलेशन में ऐसा हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर स्पेस में जो वेव रेडिएशन हो रहा है उसी वेव को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेन में है, दोनों प्लेन आपस के परपेंडिकुलर हैं, तो जो तीसरा प्लेन है वहां पे जो वेव प्रोपागेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? देन राइट, the electromagnetic, second point लिखें, the electromagnetic radiation travels with a speed of, the electromagnetic radiation travels with a speed of light in vacuum given by c is equal to 1/√μ0 into epsilon naught। ये भी डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा है, स्पीड ऑफ लाइट c is equal to 1/√μ0 into epsilon naught, and again velocity is given by 1/√μ into epsilon। this is when it is traveling in some particular medium। so in a particular medium the speed of electromagnetic wave is given by 1/√μ into epsilon, whereas speed of light से travel करता है that is equal to 1/μ0 into epsilon naught। इसका डेरिवेशन भी मैंने किया हुआ था और यहीं से μ0 और epsilon naught का वैल्यू पुट करके हमने निकाला था, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना निकल के आया था, 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। याद है मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोगों ने ये किया हुआ है। डन। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ 5 या 6 इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके उनको लिख लेते हैं। राइट, पहला, the electromagnetic waves are produced by accelerated charge। the electromagnetic waves are produced by accelerated charge। तो ये accelerated charge से हम इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डन। ऑलरेडी ऑसिलेटिंग चार्ज इज एक्सेलरेटिंग चार्ज, तो एक्सेलरेशन जहां कहीं भी होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसे भी पूरी की पूरी जो पढ़ाई हमने पढ़ी है वहां पे हमने यही पढ़ा था कि भाई चार्ज या तो रुका हो सकता है, नहीं तो चल रहा हो सकता है। रुका हुआ है तब तो कोई बात नहीं, तो वो स्टैटिक हो गया, पर चल रहा है तो दो प्रकार से चल सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, नहीं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, और जैसे ही वो एक्सेलरेशन में आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है, वो एक्सेलरेशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड। और जहां कहीं भी एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। तो सेकंड पॉइंट, द वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। वेव की परिभाषा जब पढ़े थे वहीं पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए। द वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। एग्जांपल, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट आर दोस टाइप ऑफ electromagnetic radiation which do not require any medium for its propagation। नहीं तो सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच कैसे गई, हीट भी पहुंच रहा है और लाइट भी पहुंच रही है, जबकि अगर मीडियम नहीं होगा तो वो प्रोपागेशन नहीं होना चाहिए था। जैसे साउंड, अगर मैं वैक्यूम में बोलूं तो मेरे सिर्फ मुंह हिलते हुए दिखाई देंगे पर आपको उसकी आवाज नहीं आएगी, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूं वो आगे के मटेरियल को वाइब्रेट करा रहा है और वही वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंच रही है, और कान में जो एक ईयर ड्रम लगा हुआ है वो वाइब्रेट कर रहा है और वो उसको फिर आप डिकोड कर रहे हैं। तो अगर मीडियम ही नहीं होगा तो ये
प्रोपागेट कैसे करेगा? तो प्रोपागेशन नहीं होगा तो ये कहानी नहीं होगी। तो मैकेनिकल वेव जो होता है उसको क्या लगता है? मीडियम लगता है फॉर इट्स प्रोपागेशन, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसको प्रोपागेशन के लिए मीडियम नहीं लगता। पॉइंट नंबर 3, these waves travel in free space. These waves travel in free space with the speed of light. These waves travel in free space with the speed of light. Point number 4, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट लिख लीजिए 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field, the direction of variation of electric and magnetic fields are perpendicular to each other. The direction of variation of electric and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, and also perpendicular to the direction of propagation of wave, and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Next, electromagnetic wave being uncharged, electromagnetic wave being uncharged, क्योंकि इसकी चार्जिंग नहीं रहती है, ये चार्ज नहीं होता है। जैसे लाइट हमारा चार्ज्ड वेव नहीं है, तो कुछ ऐसे होंगे जैसे कुछ चार्ज वेव भी रहते हैं, जैसे अल्फा रेडिएशन, दे आर चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज रहे हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर नॉट चार्ज। अगर वो चार्ज नहीं है तो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड से, नहीं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ये लाइट डिफ्लेक्ट हो रहा होता तो फिर इसके रास्ते भटकते, पर ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज इसमें चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव like other waves, the electromagnetic wave like other waves carries energy and momentum. ये एनर्जी भी पोजेस करता है और मोमेंटम भी। मोमेंटम आपको ध्यान होगा नहीं ध्यान होगा, अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने दिखाया था P इज इक्वल टू मोमेंटम और उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे, डुअल नेचर पढ़ा रहा था, तो उस टाइम हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था स्पीड ऑफ लाइट एंड मोमेंटम के बीच में। तो मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर एंड स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेव नेचर, तो दोनों ही नेचर एक साथ आ जाते, फिर हमने लैम्डा के साथ उसकी रिलेशनशिप देखी थी। रेडिएशन वाला जो पार्ट है जहां डुअल नेचर का हमने रिलेशनशिप देखा हुआ है, वो डुअल नेचर वाले रिलेशनशिप में मैं आपको डिराइव कर दूंगा, जो कि अगला चैप्टर होने वाला है या शायद उसके बाद, क्योंकि लास्ट 2 ही चैप्टर बच गए, एक तो डुअल नेचर ऑफ मैटर और एक बच गया आपका वेव ऑप्टिक्स। तो ये 2 चैप्टर में जो डुअल नेचर जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दूंगा, जहां पे आप मोमेंटम और एनर्जी के बीच में या मोमेंटम और लैम्डा के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है। तो यहां कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करता है। एनर्जी इसलिए क्योंकि अगर वो फोटोन है, लाइट का वेव है, तो लाइट का वेव एनर्जी पोजेस करता है, वो हमने तो पहले भी देख रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उस चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो वहां पे आप देखेंगे कि लाइट कैसे करंट को प्रोड्यूस कर देता है, तो ये सारी बातें वहां पढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से सिंस इट हैज मोमेंटम, सिंस हाँ फुल स्टॉप, सिंस इट हैज मोमेंटम an electromagnetic wave also exerts pressure, an electromagnetic wave also exerts pressure called radiation pressure, called radiation pressure। वो होता है small p is equal to capital U by C, small p is equal to capital U by C। small p is pressure, small p is radiation pressure, C is speed of light and U is energy associated with electromagnetic radiation, energy associated with electromagnetic radiation, जो कि इसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूं, U is equal to होता है हाफ, U is equal to हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू। ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी एसोसिएटेड विथ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दिस एनर्जी कहां से आया होगा? ये वाली एनर्जी कहां से आई होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये वाली एनर्जी कहां से आई होगी? मैग्नेटिक फील्ड से। तो दिस इज द एनर्जी। ये दोनों हमने अलग अलग डिराइव किया हुआ है। ये कहां डिराइव किया था? एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये कहां डिराइव किया था? एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी इन्हीं दोनों के मिलकर बनेगा, इसलिए हमने टोटल एनर्जी इस प्रकार से यहां पर लिख दिया है। डन। हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। परिभाषा लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मिटा दो इसे। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, in increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum. Full stop. The range varies from 10 raised to the power minus 12 meter to 10 raised power 4 meter. The range varies from 10 raised to the power minus 12 meter to 10 raised to the power 4 meter, that is from gamma rays to radio waves, from gamma rays to radio waves. एक्चुअली गामा से भी ऊपर होता है कॉस्मिक। तो चूंकि कॉस्मिक हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि कॉस्मिक रेस कहां प्रेजेंट होंगी? कॉस्मोस में। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में चूंकि वो प्रेजेंट है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, पर बाकी सारी चीजें तो हम यूज करते हैं। एक्सरे आपने यूज करा होगा, गामा रे यूज करा होगा, गामा रे रेडिएशन, फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में गामा रे निकलता है, और रेडियो वेव्स तो आप यूज करते ही हैं। नहीं तो ये 93.5 रेड एफएम जो आप सुन रहे हैं, ये रेड एफएम बजाते रहो, ये बज कैसे रहा है? या फिर जो आपने पिक्चर वगैरह देखते हैं, पिक्चर मतलब जो आजकल जो हम लोग मूवीज देख रहे हैं, तो पहले तो टीवी चलती थी केबल से, वायर आता था, और सिर्फ हॉल्स में सैटेलाइट के थ्रू पिक्चरें चलती थी। अब तो घर पे भी जो पिक्चरें चल रही वो सैटेलाइट के थ्रू ही चल रही हैं, इसलिए उसकी क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा है और लैग टाइम भी कम हो गया। नहीं तो रेडियो वेव जो है वो ज्यादा फास्ट प्रोपागेशन होता था, तो रेडियो में विकेट गिर चुका, टीवी में विकेट गिरना भी बाकी है। ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है कि होता क्या था, टीवी भी चल रहा होता था, साथ साथ रेडियो भी सुनते थे, इसलिए क्योंकि रेडियो थोड़ा फास्ट मैसेज ट्रांसमिट करता था टीवी से। तो इधर वर्ल्ड कप चल रहा था शायद 2012 का, यहां विकेट गिर गया रेडियो में, पर अभी वहां पे टीवी में अभी बॉल रन अप कर रहा है, तो ऑलरेडी इधर हम लोग खुशी मना रहे हैं, वो कह रहा बोल्ड हो गया, अभी वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं बोल्ड होने का। तो ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि रेडियो का प्रोपागेशन फास्ट होता है। तो ये जो टीवी और सैटेलाइट, टीवी और जो रेडियो है, ये कैसे काम करते हैं, ये भी आज सिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली ये हम लोग 93.5 लगाते हैं तो वो रेड एफएम ही बजता है, या फिर 92.7 लगाते हैं तो वो बिग एफएम ही बजता है, या 104 लगाते हैं वो विविध भारती, विविध भारती गवर्नमेंट का जो चैनल है, जो आप लोग रेडियो से इसलिए दूर हैं क्योंकि आप लोग उस टाइम पैदा नहीं हुए जिस टाइम हम लोग का रेंज था। जब आपकी उम्र में हम थे ना, तो ज्यादा हमारे पास रेडियो हुआ करता था, हम लोग रेडियो सुनते थे, कोई भी चित्रहार वगैरह सब रेडियो में आता था। अब तो जमाना बदल गया, अब तो मोबाइल हर हाथ में है, पहले मोबाइल नहीं था तो हम रेडियो से ही सारा अपना काम चलाते थे। जब मैं 6ठी 7वीं कक्षा में था तब की बात कर रहा हूं, मतलब 2002-3 की बात कर रहा हूं। खैर, तो अब ये एक लाइन आपको याद रखनी है जिससे ये पूरा सेटिंग आपको समझ में आ जाएगा। लाइन जो है वो ऐसी है, सिस्टर गामा एक्सरेड अस इन मेडिकल रूम। अब ये जो लाइन अगर आपने ध्यान रख ली तो इससे आपका काम चल जाएगा। सिस्टर का मतलब होता है कॉस्मिक, ये होता है कॉस्मिक, सिस्टर स कॉस्मिक, कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस, ये हो गया कॉस्मिक रेस।
गामा से तो गामा रे ही बन गया, ये तो गामा रे है। फिर आ गया आपका एक्सरे, फिर आ गया अस से अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, फिर इन से आ जाता है इंफ्रारेड, इन से आ जाता है इंफ्रारेड, फिर ये माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और लास्ट में आ जाता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा इंटेंशनली जगह छोड़ा था। ये क्या है? ये विवग्योर है, VIBGYOR, कम हो गया, VIBGYOR, विवग्योर। विवग्योर मतलब ये हो गया वॉयलेट, ये हो गया इंडिगो, ये हो गया ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड। जैसा कि आप जानते हैं, बाकी का तो नहीं पता, पर ये तो पता है कि रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो वायलेट का लैम्डा कम। तो मैं कहूंगा ये अगर यहां पर ये सीरीज है तो पूरे में भी यही सीरीज रही होगी। तो आप जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो आपका लैम्डा बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और जब आप इसके रिवर्स बढ़ेंगे, जब आप इसके उल्टे आएंगे तो क्या होगा? लैम्डा घटता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप अपनी कॉपी में बना लें। अगर आपको ऐसे में पेज कम पड़े तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा सही समझ में आए वैसे बना लीजिए, पर ये आपकी कॉपी में बनना चाहिए। डन? सिस्टर गामा एक्सरेड अस इन मेडिकल रूम। अस और इनके बीच में लाइट आ जाता है, ये विजिबल लाइट है, दिस इज विजिबल लाइट। ये क्या है? विजिबल रे है, और विजिबल रे वही होता है जो हम देख सकते हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज विवग्योर। व्हाइट लाइट के 7 पार्ट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और दुनिया के सारे कलर इसी 7 रंगों से मिलकर बने हुए हैं। डन? हेडिंग डालें रेडियो वेव, हेडिंग डालें रेडियो वेव, हेडिंग डालें रेडियो वेव। तो सबसे पहले रेडियो वेव पढ़े ने, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे एंड देन गामा। कॉस्मिक नहीं पढ़ रहे क्योंकि कॉस्मिक के बारे में बहुत ज्यादा हमें भी जानकारी नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में पाए जाने वाले वेव्स को हम कॉस्मिक वेव्स बोलते हैं, राइट? रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, full stop. The frequency varies from 500 kilohertz to 1000 megahertz. 500 kilohertz to 1000 megahertz. kilohertz to 1000 megahertz. Done? उसके नीचे लिखें uses of radio waves. Uses of radio waves. Point number 1. These are used in amplitude modulation. These are used in amplitude modulation. कहां से कहां एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के काम आता है उसका रेंज लिख लीजिए ब्रैकेट में। 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। पॉइंट नंबर 2, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहां काम आता है? हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन के मदद से, ये ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट इज अ ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, आपने जो फोन लगाया वो वेव कहां से कहां प्रोपागेट हुई? यहां से गई नियरेस्ट टावर को, और फिर नियरेस्ट टावर से कहीं भी आप फोन लगा रहे हैं तो वो टावर के टावर थ्रू ही पहुंच जा रहा है।
तो ये ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट सेकंड इज दीज आर यूज्ड इन टीवी वेव रेंजिंग फ्रॉम, these are used in TV wave ranging from 54 megahertz to 890 megahertz, 54 megahertz to 890 megahertz. These are used in TV waves, television waves from 54 megahertz to 890 megahertz, 890 megahertz. अब मान लीजिए मैं ये समझाऊं कि आपके टीवी में जो चैनल पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ाता है चैनल। आपने ऐसा देखा होगा, आप डाल रहे हैं 302 और टाटा स्काई में स्टार प्लस आ गया, फिर आपने डाला 119, हो सकता है एयरटेल टीवी पे वहां पे कोई दूसरा चैनल पकड़ रहा है। ये एक्चुअली हो कैसे रहा है? हो ऐसे रहा है कि एवरी कंपनी जिसका कनेक्शन आपने अपने घर में ले रखा है, उन्होंने एक मॉड्यूलेटर रखा हुआ है, देखा होगा, एक सेटअप बॉक्स होता है। वो सेटअप बॉक्स में वो चैनल, जैसे सोनी चैनल का फ्रीक्वेंसी सेट हुआ है सपोज 58 मेगाहर्ट्ज पर, 54 से लेकर 890 तक है, 54 मेगाहर्ट्ज या 58 मेगाहर्ट्ज सोनी चैनल ने खरीद रखा है स्पेस में। तो जो भी उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, अगर आप अपने डिवाइस को उसी फ्रीक्वेंसी पर मैच कर देंगे तो आपको दिखने लग जाएगा। तो जब आप 302 बटन से दाब रहे हैं, एक्चुअली अगर आपको सोनी देखना है तो आपने अगर 302 दाबा है, मतलब 302 दाब के आप कौन सी फ्रीक्वेंसी अपने उस सेटअप बॉक्स को कमांड कर रहे हैं? 58 मेगाहर्ट्ज। 58 मेगाहर्ट्ज जैसे ही मेरा सेटअप बॉक्स में फ्रीक्वेंसी आया, हवा में 58 मेगाहर्ट्ज पर जो भी चल रहा होगा वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यही होता है रेडियो वेव्स के साथ भी। रेडियो जब आप चलाते हैं तो आपने फिक्स करा 92.7 मेगाहर्ट्ज, जैसे ही आप डालेंगे वहां पर तो 92.7 पे उस टाइम जो कुछ भी चल रहा होगा आपका रेडियो वही बोलने लग जाएगा। तो ऐसे हम चैनल को पकड़ाते हैं। तो अब इसमें रेडियो के केस में आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डालते हैं, पर पहले ऐसा होता था फ्रीक्वेंसी डालना पड़ता था पहले तो अपने ऐंठ के फ्रीक्वेंसी लगाते थे, और फ्यू पीपल वेर देयर इन द विलेज और इन योर फ्रेंड सर्कल हु एक्चुअली नोस कि कब वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लिया। इतना उन्हें वो ऐंठ के वो घुमा घुमा के उनको पता चल गया है कि अभी ये फ्रीक्वेंसी पड़ गया। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है, दो चीजें बजने लग जाती है एक साथ। कभी इधर से रामायण की गाना बज रहा है, साथ साथ में क्रेजी की आ रहे, दोनों एक साथ, हम कथा क्रेजी सुनाते, ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी पीपल लाइक दिस, उनको पता होता था कि कैसे उस फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। तो उसको एकदम ऐसे एकदम हल्का हल्का करके वो करते थे और एकदम एक जगह पर लाकर छोड़ देते थे। उसके बाद वो एकदम परफेक्ट वही गाना गा रहा है जो आप सुनना चाहते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो रेडियो सिंपली आप 92.7 लिखेंगे और 92.7 पे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है मोबाइल में। अभी भी जो आपके गाड़ियों में जो रेडियो लगा होता है वहां पे एक बटन होता है स्कैन का, आप स्कैन करते हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके बढ़ता रहता है, 92.7 पे रुक जाएगा क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी उसे मिल गई। 92.7 मेरे मुझसे ज्यादा निकल रहा है क्योंकि मैं उसको ज्यादा सुनता था जब स्टूडेंट लाइफ में था। तो वो 92.7 पे वो रुक जाता और फिर 92.7 पे जो गाना बज रहा है वो आपको सुनाई देने लगता है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, अपने डिवाइस को उस डिवाइस के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा दिए, और जो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, अगर उसमें ऑडियो वेव है तो ऑडियो सुनाई देगा, अगर वीडियो वेव है तो वीडियो भी दिखाई देगी, ऑडियो भी दिखाई देगा। इसलिए टेलीविजन का रेंज अलग रखा गया है और एफएम का रेंज अलग रखा गया है। तो उसके आगे लिखें थर्ड पॉइंट, दीज आर यूज्ड इन एफएम। एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो मैं 92.7 जो बार बार बोल रहा था उसके आगे मैं रेड एफएम या बिग एफएम भी बोल रहा था। व्हाट इज दैट एफएम फुल फॉर्म? एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन दो ही प्रकार से किया जाता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप लोग को ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, और एल्स कम्युनिकेशन में ये वाला पार्ट पढ़ाया जाता था पहले, जहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सारा चीज वहां पढ़ाया जाता था। तो लिखें these are used in the frequency modulation ranging from 88 megahertz to 108 megahertz, 88 megahertz to 108 megahertz। और इसी जगह पे आपको समझ में आएगा कि सारे न्यूज चैनल, सारे रेडियो चैनल जो हैं वो 88 से लेकर 108 के बीच में ही रहते हैं। 104, 93.5, 91.1, 90,
100.5, ये सारे उसी रेंज में ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का वो इसी बीच का। हेडिंग डाले माइक्रोवेव्स, हेडिंग डाले माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ radio waves which are produced by vacuum tubes, which are produced by vacuum tubes. Short wavelength radio waves which are produced by vacuum tubes. The frequency lies between 1 gigahertz to 300 gigahertz. 1 gigahertz to 300 gigahertz. What is giga? 10 raised power 3. What is mega? 10 raised power 6. What is kilo? नहीं, मेगा इज 10 raised power, वो ज्यादा होगा, मेगा हर्ज इज 10 raised power 9 के ऑर्डर का, 10 raised power 9. किलो इज 10 raised power 3 एंड गीगा इज 10 raised power 6. तो ये उस रेंज का है। यूजेज लिख लें, 1 गीगा हर्ज टू 300 गीगा हर्ज, राइट। पहला, they are used in radar system for aircraft navigation. रडार सिस्टम में आप कौन सा वेव यूज करते हैं? माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं। रडार समझते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी भेज के आप ऑब्स्ट्रक्शन आता है और उससे आप सिग्नल्स पाते हैं। सेकेंड, दीज आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। ओवन यूज करते हैं घर में, उसके अंदर माइक्रोवेव ओवन, उसको माइक्रोवेव इसीलिए बोला जाता है बिकॉज उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो कैसी है? माइक्रोवेव की है। तो these are used in microwave oven for cooking purpose. Third point, these are used in study of atomic and molecular structure. These are used in the study of atomic and molecular structure. Next, these are used to measure the speed of vehicle, speed of cricket ball, etc. Study of speed of vehicle, देखा होगा कलकत्ता या बॉम्बे, दिल्ली में अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं तो एक मीटर लगी होती है जो आपके स्पीड को मेजर कर लेती है, तो वो जिस चीज से मेजर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। बॉलर जो बॉल फेंकता है वो उसको भी देखते होंगे, हर बॉल के बाद लिख देता है 97.5 किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर सेकेंड करके आता है। हाउ द बॉलर थ्रोज द बॉल एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड, वो मशीन लगी होती है, वो मशीन रिकॉर्ड कर लेती है और वो माइक्रोवेव को यूज करती है। हेडिंग डाले इंफ्रारेड, हेडिंग डाले इंफ्रारेड। तो रेडियो बता गया, समझ में आ गया, माइक्रो समझ में आ गया, अभी कहां पे है? इंफ्रारेड में। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि गामा तक पहुंचेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखें इंफ्रारेड रेडिएशन। द वेव, दीज वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्शल, HERSCHELL. These waves were discovered by Herschel. These waves are also called as heat waves. These waves are also called as heat waves. जो भी हॉटर बॉडी होती है ना वो इंफ्रारेड रेडिएट करती है, हॉटर बॉडी, ठीक है, फुल स्टॉप। These waves are produced from heat radiating body and molecules. These waves are produced by heat radiating bodies and molecules. आगे लिखें, the frequency ranges from 3 into 10 raised power 11 hertz to 4 into 10 raised power 14 hertz. Radiating bodies and molecules, radiating bodies and molecules, full stop। उसके बाद लिखें, its frequency range from 3 into 10 raised power 11 hertz to 4 into 10 raised power 14 hertz, full stop। They have high penetration power, they have high penetration power, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। एक जमाने पहले जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे तो जो पहली फोन आई थी नोकिया 6600, पहली वो डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले, कलरफुल फोन नोकिया 6600, उस टाइम पे उसकी कीमत थी लगभग मेरे ख्याल से 17-18 हजार, मतलब 2002-3 की बात बता रहा हूं। पहला वो कलर फोन आया था, उसके पहले वाले जितने भी फोन थे वो सब वो टूटू वाला फोन नहीं होता है जिसमें वो एक ही गेम होता है जो सांप वाला, वही फोन होता था पहले। तो वो जो पहला वाला फोन आया था ना, उसके अंदर फाइल ट्रांसफर करने के लिए
वी यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज इंफ्रारेड। आजकल फाइल ट्रांसफर के लिए आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, ब्लूटूथ भी यूज करते हैं ना। अब जैसे आपने वो एक दूसरे से वो जेंडर वेंडर या कुछ इंग्लिश में बोल गया, वो करते कैसे हैं? आप पहले पेयर करते हैं फिर ही तो जेंडर से भेजते हैं, बिना पेयरिंग के कैसे भेजाओगे? तो पेयरिंग कराना पड़ता है ब्लूटूथ से। और अब कोई भी बड़ा से बड़ा फाइल हो, आप व्हाट्सएप कर दें, मेल भेज दें, आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, उसमें तो कितना भी बड़ा फाइल एक जगह से दूसरे जगह आराम से चला जाता है। पर हम लोग जिस जमाने में पहली बार मोबाइल देखे थे, उस टाइम पे एक फोटो इस एंड से उस एंड जाने में 2 से 3 मिनट लगता था, और उस फोटो की साइज होती थी 50 KB की। और वो फाइल कैसे ट्रांसफर होता था? 2 मोबाइल होते थे, दोनों में इंफ्रारेड रेडिएशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के इंफ्रारेड रेडिएशन यहां से निकल रहा है उसके पास हम लोग सटाते थे, सटा के आप दोनों को रख दीजिए तो शायद 3 मिनट बाद इसका फोटो इसमें ट्रांसफर हो जाता था। वो जमाना आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप लोगों के पास इसलिए पेशेंस की कमी है, आप पेशेंसफुल नहीं है। हम लोग बहुत पेशेंसफुल जनरेशन से हैं कि हमें ना वो जमाना देखा हुआ है कि एक 50 KB का फाइल ट्रांसफर होने में 2-3 मिनट लगता था। तो आज अगर वो बहुत तेजी से हो जा रहा है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। क्यों? कि हमने वो जमाना देखा हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा ही नहीं। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपने स्पीड ही देखा सीधे 4G। अब 4G में बफरिंग स्टार्ट हो जाए, आप कह रहे हैं साला ये कौन सा नेट है, इतना स्लो नेट है। हमसे पूछिए, हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, 5G का नेटवर्क ऑलमोस्ट आ गया है लगभग अपने यहां, कुछ दिनों में वो एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। अब 5G नेटवर्क आ जाने के बाद हम उसको भूल तो नहीं जाएंगे ना, जब हमें 3 मिनट लगता था एक 50 KB फाइल को एक एंड से दूसरे एंड जाने में। एक छोटा सा ऐश्वर्या राय का पिक्चर एक डाउनलोड होने में लगा रात भर, आपने डाउनलोड में लगाया, वो रात भर में डाउनलोड हुआ। एक गाना डाउनलोड करने में 1 दिन लगता था, एक 3 MB का गाना डाउनलोड करने में रात मतलब पूरा 1 दिन लग जाता था। और फिर वो गाना आ तो गया, तो इसकी मोबाइल में तो आ गया, अब दूसरे की मोबाइल में कैसे आएगा? फिर उसको 1 घंटा छोड़ो साथ में, फिर वो पेयर्ड अप होके इंफ्रारेड से इधर से इधर जा रहा है। तो क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे हुआ करता था, पर उस टाइम कुछ नहीं से कुछ सही। आजकल तो खैर सब कुछ देख चुके हैं आप लोग, 5G 10G 8G सब चल रहा है आजकल, तो आप लोग खुद ही जीजी हो गए। तो इसके कुछ यूजेस लिख लें। दीज आर यूज्ड इन फिजिकल थेरापी, दीज आर यूज्ड इन फिजिकल थेरापी। सेकेंड, these are used in satellite for army purposes, satellites in army purposes, used in weather forecasting, solar water heater, solar cells and cookers. These are used in solar water heater, solar cells and solar cookers. डन। नेक्स्ट लिखें विजिबल रेस, नेक्स्ट लिखें विजिबल रेस, हेडिंग डालें विजिबल रेस। राइट, इट इज दैट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, इट इज दैट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल बाई ह्यूमन आई, इट इज दैट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम which is visible by human eyes and it ranges from 4 into 10 raised to the power 14 hertz, 4 into 10 raised to the power 14 hertz to 7 into 10 raised to the power 14 hertz, 4 into 10 raised to the power 14 hertz to 7 into 10 raised to the power 14 hertz। वेवलेंथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, लैम्डा इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यूजेस लिख लें, दुनिया देखने के काम आती है। पहला, टू सी थिंग्स, सेकेंड, क्या ही लिखेंगे, कुछ भी लिखा जा सकता है, पढ़ने के लिए, सब देखने के लिए, सब कुछ भी। फाइंड सम स्टफ फॉर ईटिंग, कुछ भी लिख लीजिए, ईटिंग, खाना वाना, सब तो देख के ही दुनिया चल रही है। हेडिंग डालें अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस कहां से रेडिएट होती है? सूर्य से रेडिएट होती है। और अल्ट्रावायलेट रेस अगर हम तक पहुंच गई तो हम लोग सारे क्या हो जाएंगे? स्किन कैंसर हो जाएगा हमें। इसके लिए एक लेयर भगवान ने बनाया जिसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को वापस कर देती हैं। एक बीच में अल्ट्रावायलेट रेस डिप्लीट हो गया था जिसकी वजह से स्किन कैंसर के कंप्लेन बढ़ते जा रहे थे, फिर उसको हम लोगों ने धीरे धीरे किसी किसी माध्यम से ठीक कर लिया। राइट, these rays were discovered by Ritter, RITTER, Ritter in 1801, RITTER, Ritter, full stop।
in 1801, full stop. The sun is the important source of, the sun is an important source of ultraviolet rays, but fortunately absorbed by ozone layer, but fortunately absorbed by ozone layer, ओजोन लेयर ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसी कारण से हम लोग को स्किन कैंसर नहीं हो रहा है. इट फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 10 rays per 14 hertz to 10 rays per 16 hertz. Its frequency ranges from 10 rays per, fortunately it is observed by ozone layer. फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10 rays per 14 hertz to 10 rays per 16 hertz. यूजेस लिखें, यूजेस 10 rays per 14 hertz to 10 rays per 16 hertz. यूजेस लिखें. These are used in Burglar alarm, BURGLAR, Burglar alarm, Burglar alarms में यूज करते हैं. नेक्स्ट, to kill germs in minerals. Second, to kill germs in minerals. Next, to sterilize surgical instrument. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, स्टेरलाइज मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस. टू स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. It is used for checking mineral samples. It is used for checking mineral samples. Done. हेडिंग डालें एक्सरे, हेडिंग डालें एक्सरे. These rays were discovered by, हेडिंग डालें एक्सरेज. These rays were discovered by German professor Roentgen. German professor ROENTGEN, Roentgen. ROENTGEN, Roentgen. The frequency ranges from 3 into 10 raised per 16 hertz to 3 into 10 raised per 21 hertz. The frequency ranges from 3 into 10 raised per 16 hertz to 3 into 10 raised per 21 hertz. Uses लिखें. These are used in surgery to detect fracture. एक्सरे हम लोगों ने कराया हुआ है. एक्सरे इसलिए कराते हैं क्योंकि वो फ्रैक्चर को डिटेक्ट कर पाता है. These are used in the surgery of fracture, diseased organ or stone in the blood. Diseased organ or stone in the blood. Next, these are used in engineering for detecting faults. These are used in engineering to detect faults. Crack on bridges or railway tracks. Crack on bridges or railway tracks. And these are used for scientific research. These are used for scientific research. साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं. हेडिंग डालें गामा रेस, हेडिंग डालें गामा रेस. एंड द लास्ट रे, बिकॉज आपने रेडियो पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, इंफ्रा पढ़ लिया, विजुअल पढ़ लिया, अल्ट्रावायलेट पढ़ लिया, एक्स पढ़ लिया, लास्ट क्या रह गया? सॉरी, एक्सरे भी पढ़ लिया, अब गामा रे रह गया. राइट. गामा रे वेयर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड अब आपके दिल के बहुत करीब का साइंटिस्ट है, पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्हीं का दिया हुआ है. तो गामा रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. They travel with the speed of light. They travel with the speed of light. Have very high penetration power. Have very high penetration power. And the frequency ranges from 3 into 10 raised per 18 hertz to 5 into 10 raised per 22 hertz. 3 into 10 raised per 18 hertz to 5 into 10 raised per 22 hertz. Uses. These are used to produce nuclear reactions. रेडियोएक्टिव एलिमेंट को इनिशिएट करने के काम में आता है. These are used to produce nuclear reactions. Second, used in radiotherapy for the treatment of tumor and cancer. आपने सुना होगा वो क्या लेते हैं कैंसर के पेशेंट्स? केमोथेरापी. वो केमोथेरापी में जो वेव्स यूज किया जाता है, जो रे यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? गामा रेस. तो दे आर यूज्ड इन द रेडियोथेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर. नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू किल
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट, जैसे ही हमने रदरफोर्ड लिखा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने में तो काम आता ही होगा। तो दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the structure of atomic nucleus, about the structure of atomic nucleus। और इस प्रकार ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आपका समाप्त हुआ।